तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल अपडेट कर दिया था कि आपकी जो एमपी टेट वर्ग 3 की ऑफिशियल आंसर की है वो पीईबी के द्वारा पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आशा करता हूं कि सभी साथियों ने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी और सभी को पता चल गया होगा कि आखिर उनके सब्जेक्ट वाइज किस चीज़ में कितने नंबर आए हैं और कौन से सब्जेक्ट उनका कमज़ोर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हुए थे तब तो आपको टोटल मार्क्स पता चल गए थे। आपको ये नहीं पता चल पाया था कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक रह गया या कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो आंसर की से ये सब आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि आपको आंसर की में जो प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है उस पर ऑब्जेक्शन करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी है दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन देते समय। आपको दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप लोगों को पहले ऑब्जेक्शन करने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेनी है ताकि आप उन गलतियों को ना करें जो साधारणतः सभी साथी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी कल की वीडियो में भी कई सारे साथियों का कमेंट आया हुआ था कि भाई जब मैंने लॉगिन किया और मैंने ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन सेशन पे गए तो ऑब्जेक्शन में जो विकल्प हैं तो किन प्रश्नों पर हमें कौन सा विकल्प चयन करना है। जैसे कि कई लोगों ने पूछा कि भाई आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है तो हमें लगता है कि ये आंसर सही नहीं है, जो हमने दिया है वो सही है। तो इसके लिए जो उसकी वेबसाइट पर आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोग ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको जो क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो उससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपके लिए जो दोस्तों प्रमुख पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है तो वो मैं उनको लिख कर ले आया हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो सके जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पहली बात तो यह है कि आपको प्रति प्रश्न के लिए यानी हर प्रश्न के लिए 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। कोई भी साथी बिना भुगतान किए प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कर सकेंगे। यदि आप लोग एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करोगे तो 50 रुपये लगेंगे, दूसरे प्रश्न पर करोगे तो 50 रुपये फिर लगेंगे। ये दोस्तों हमारा पहला प्रमुख बिंदु है जो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन करने से पहले। तो दोस्तों 50 रुपये कोई वैसे बड़ी चीज़ नहीं होती, नॉर्मल ही प्राइस रखा हुआ है। बस ये है कि जब ज़्यादा प्रश्न होंगे तो हो सकता है कि कई साथियों को आपत्ति हो और कई साथियों को परेशानी हो। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को जो ऑब्जेक्शन करना है प्रश्नों पर तो वो दोस्तों वेबसाइट के में जो लिंक दी गई है उसी लिंक में जाकर ही हम लोगों को प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि आप लोग डायरेक्ट गूगल में डालने लगो कि एमपी टेट वर्ग 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और कोई भी लिंक आपकी खुल जाए तो आप उसी में क्वेश्चन वोश्चन डालने लगे। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोस्तों एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक आध लोगों ने पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुई थी तो एक आध लोगों ने पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो ऑफिशियल मेल है उसमें कई लोगों ने क्वेश्चन सेंड कर दिए थे पीईबी आयोग को। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि जब दोस्तों आप लोग लॉगिन ऑप्शन पर जाते हैं तो नीचे स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को वेबसाइट पर दी गई लिंक पर ही ऑब्जेक्शन करना है। उसी में से आपके प्रश्नों के ऑब्जेक्शन होंगे, अन्य किसी माध्यम से आपके ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्शन की उन लोगों ने आखिरी तिथि दी है वो 5 तारीख दी है। आपके देखिए दोस्तों 2 दिसंबर से आपके जो है ऑब्जेक्शन चालू हुए, 2 ही दिसंबर को आपकी आंसर की डाली गई और 5 दिसंबर तक का उनने आपको समय दिया है। यानी कि आपको 4 दिन का टोटल समय मिला है, 2, 3, 4 और 5 तारीख। इसके अलावा दोस्तों यदि अगले पॉइंट की बात कर तो दोस्तों उसमें ये लिखा हुआ है आयोग के द्वारा कि हम लोग त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ यानी कि जो प्रश्न गलत हैं उनके साथ साथ जो अभ्यर्थी प्रत्यावेदन में मतलब कि जो वो नीचे अपना विश्लेषण लिखेगा तो उस पर भी गौर फरमाया जाएगा। यानी कि आप लोगों के जो वो ऑप्शन शो हो रहे हैं ऑब्जेक्शन करते समय तो उनके साथ साथ दोस्तों आपका जो विश्लेषण नीचे मांग रहे हैं
कि आखिर आप इस प्रश्न पर आप आपत्ति क्यों दर्ज कर रहे हैं, उसको सही और सटीक तरीके से लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाएगा। तब जाके दोस्तों वो लोग आप लोगों से 50 रुपये फीस ले रहे हैं, ताकि जैसे सभी साथी, कई लोग अगर मान के चलिए उन्होंने फ्री रख दिया, तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस पर साथी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। सभी शिफ्टों पर ऑब्जेक्शन हो जाएंगे और 150 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरह तो दोस्तों उन लोगों को पूरे अपने जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट कराए हैं 21 दिनों में और 42 शिफ्टों में, तो उन्हें पूरे क्वेश्चन अपने फिर से एनालिसिस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों उनने थोड़ा सा ये कॉस्ट रखा है, ताकि वही साथी ऑब्जेक्शन करे जो जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर जानता है, उसके पास जेन्युइन कारण है उस प्रश्न का सही उत्तर देने का। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो आखिरी आंसर की होगी, फाइनल आंसर की होगी, तो वो जो पीईबी के द्वारा निर्धारित की जाएगी वही फाइनल होगी। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों जो आपके पीईबी के द्वारा आपको प्रमुख निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना ही है। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और जब ऑब्जेक्शन सेशन पर जाएंगे, जहां पर आपको प्रश्नों को ऑब्जेक्शन करना है, तो वहां आपको कुछ प्रमुख बिंदु दिखेंगे। जैसे कि प्रश्नों की संख्या गलत है तो ये वाला ऑप्शन चूज करिए, या उत्तर के रूप में यदि आप लगता है कि एक से अधिक उत्तर सही हैं तो आप लोग दूसरा वाला ऑप्शन चूज करिए। इसके अलावा आपको लगता है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आप लोग तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को लगता है कि हिंदी और इंग्लिश, ये वाले ऑप्शन में कई साथियों को दिक्कत है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो भाई आपको हिंदी का अनुवाद देख लेना है और इंग्लिश का देख लेना है कि दोनों के अनुवाद करने पर दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है। क्योंकि कई बार हो जाता है दोस्तों कि इंग्लिश का जब हम लोग अर्थ निकालते हैं तो उसमें कुछ और लिखा रहता है और हिंदी में कुछ और लिखा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका अगला पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि कोई अन्य मुद्रण, यानी कि कोई अन्य प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसके कारण आपको जो उत्तर है वो सही नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए पाँच वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों छठवां जो ऑप्शन दिया है कि कोई अन्य कारण जिससे आपको ये लग रहा है कि इसके ऑप्शन जो हैं एक से अधिक सही हैं, तो आप लोग छठवां ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जो निर्देश दिए गए हैं और जो पॉइंट आपको दिए गए हैं प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन करने से पहले कि आपको कौन सा पॉइंट चुनना है। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूं जो साथियों को समस्याएं जा रही हैं ऑब्जेक्शन से संबंधित और पॉइंट चूज करने से संबंधित। जैसे एक साथी का जो प्रश्न आया हुआ था, उसका प्रश्न दोस्तों ये था कि जिसके ऑप्शन में जैसे मान के चलिए आयोग के द्वारा कोई और आंसर सही माना जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने जो आंसर टिक किया है वो बिल्कुल सही है, तो आप लोगों को कौन सा चूज करना है। तो भाई ऐसी स्थिति में आप लोगों को पहला विकल्प चयन करना है। पहले विकल्प में क्या था, प्रश्न की संरचना गलत है। ये क्यों चूज करना है, ये इसलिए चूज करना है दोस्तों क्योंकि जब आप लोग अन्य विकल्प देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा उत्तर सही है आपको लगता है, या कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसमें दोस्तों ऐसा कोई विकल्प आपको नहीं मिलेगा कि जो आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर है वो आपको गलत लग रहा है और आपके द्वारा दिया गया सही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें प्रश्न की संरचना को गलत बताना पड़ेगा, क्योंकि अन्य ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सभी ऑप्शनों में ये लिखा है कि या तो आपको एक से अधिक उत्तर सही लग रहे हैं या तो कोई भी उत्तर सही नहीं लग रहे हैं। बस दोस्तों यही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया आंसर सही है, आयोग का गलत है, तो आपको पहला विकल्प चयन करना है। इसके अलावा दोस्तों एक साथी का ये भी आया था कि क्या कोई भी स्टूडेंट यदि प्रश्न पर ऑब्जेक्शन एक बार कर देता है, जैसे कि मान के चलिए 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, तो जैसे कि मान के चलिए मैंने 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया, तो क्या आपको भी ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि सेम क्वेश्चन में मैंने पहले ऑब्जेक्शन कर दिया है तो आपसे ऑब्जेक्शन वो नहीं मांगा जाएगा। आप लोग जब उस पर ऑब्जेक्शन करोगे तो नीचे साफ लिख कर आएगा कि उसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्शन इस प्रश्न पर किया जा चुका है। नहीं दोस्तों, इस तरह तो सभी साथी एक ही प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उनके पास तो ये मान के चलिए स्टूडेंट के पैसे भी ठुकेंगे और उनके पास पैसों की बढ़ोतरी भी हो जाएगी।
तो इस तरह दोस्तों मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि यदि एक बार एक साथी ऑब्जेक्शन कर देगा तो दोबारा किसी को ऑब्जेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि आज की डेट में आप लोग अभी ऑब्जेक्शन मत करिए, अभी कल तक के लिए रुक जाइए, ताकि जो भी लोग हों जिन्हें लग रहा हो कि भाई ऑब्जेक्शन बहुत जेन्युइन है, वही लोग दोस्तों आज करेंगे। तो आप लोगों को सलाह है कि आज आप रुक जाइए, कल से आप लोग ऑब्जेक्शन डालना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला है, तो शिकायत का जो उसने विवरण मांगा है, आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें हम लोगों को टाइप करके लिखना है कि हमें जो प्रश्न है वो गलत क्यों लग रहा है। तो आपको दोस्तों ये बहुत सोच समझ कर लिखना है। जेन्युइन आंसर पर देने पर ही आप लोगों का जो वो प्रश्न है वो हो सकता है कि उसका उत्तर सही किया जाए। अगर आप लोग जेन्युइन आंसर नहीं देंगे दोस्तों, उचित विवरण उसमें नहीं लिखेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग उस चीज़ पर ध्यान न दें। तो आप लोगों को जो उचित विवरण है वही देना है। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग फाइल या पीडीएफ अपलोड करेंगे, जो उसके ऑथेंटिक वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि आखिर ये जो आंसर है वो क्यों सही है, आप किसके माध्यम से इस आंसर को सही कह रहे हैं, तो दोस्तों हो सके तो आप लोग उसका ऑथेंटिक प्रूफ देने का प्रयास करिएगा। ऑथेंटिक कैसे? जैसे मान के चलिए कई ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हम लोग ऑनलाइन जो है क्वेश्चन बोल देते हैं, उसका आंसर आ जाता है। तो कई साथी तो उसी को स्क्रीनशॉट खींचकर उसी की पीडीएफ फाइल बनाकर उसको अपलोड कर देते हैं। तो भाई यदि आपकी जो आंसर है वो ऑफिशियल वेबसाइट का है, जैसे कि मान के चलिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आंसर है, या फिर मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें ये आंसर दिया गया है, तो इस तरह के दोस्तों ऑथेंटिक प्रूफ ही ज़्यादातर आयोग के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। गूगल के द्वारा दिया गया आंसर साधारण मान्य नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए कोई ऑथेंटिक बुक हो या ऑथेंटिक वेबसाइट हो या प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो उसमें से ही दोस्तों आप लोग उस प्रूफ को पीडीएफ बनाकर या जेपीजी जो फाइल मांगी गई है उस पर अपलोड आप लोग कर सकते हैं, वो निश्चित ही आपका मान्य हो। दोस्तों आज सुबह मेरे पास ही एक स्टूडेंट का एक प्रश्न आया हुआ था कि एक जो ईवीएस है, ईवीएस के टीचर हैं, यदि वो लोक कथा का जो वाचन है और लोक कथा को सुनाते हैं ईवीएस की क्लास में और उसमें सकारात्मक भाव विकसित करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंटों में, तो वो किस शिक्षण मॉडल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं जहाँ तक मुझे याद है और मैंने जहाँ तक सर्च किया, तो सीटेट के जो 2021 के पेपर में है, दिसंबर 2021 के पेपर में वो ये प्रश्न वहाँ पर ये पूछा गया। तो यदि आप लोग दोस्तों आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर जाकर वो प्रश्न निकाल कर आप लोग ऑथेंटिक तरीके से उसका आप लोग जब विश्लेषण लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सीटेट आयोग के द्वारा इस प्रश्न का ये वाला आंसर सही माना गया है, तो इस तरह के प्रूफ में दोस्तों निश्चित ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके क्वेश्चन के सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों आपके जो आंसर की से संबंधित और प्रश्नों में ऑब्जेक्शन से संबंधित पूरे डाउट हैं। आशा करता हूँ कि सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों कोई भी आप लोगों को अन्य समस्या जाए या कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं निश्चित ही आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।